हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास और पीछे के 6 वीडियो ऐसे हैं जिसमें इतिहास को जानने के स्रोतों पर बात किया गया है। और आज ये इतिहास का मेन इतिहास का पहला वीडियो होगा जिसमें हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक इतिहास यानी कि सभ्यताओं के बारे में। और आज हम लोग वैसे तो प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन प्राचीन इतिहास को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा इतिहास के वर्गीकरण की बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। वैसे ये प्राचीन इतिहास का पार्ट होगा। देखिए, अभी हम लोग चल रहे हैं इतिहास की ओर। अभी हम लोग वर्गीकरण की बात करेंगे। इतिहास देखिए, इतिहास को हम लोग मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास को हम लोग मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन सा है? तो देखिए, एक है प्राग ऐतिहासिक काल, क्या है? प्राग ऐतिहासिक, फिर उसके बाद क्या है आपका आद्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। देखिए, प्राग ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये 3 कालखंड हैं। तो इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से इन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से प्राग ऐतिहासिक की बात करें हम लोग अगर, तो प्राग ऐतिहासिक में हम लोग पाषाण काल की चर्चा करते हैं। किसकी बात करते हैं? पाषाण की, पाषाण काल की। और आद्य ऐतिहासिक में हम लोग किसकी बात करते हैं? तो सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता प्लस वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता प्लस वैदिक सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल में इसी की बात हम लोग करते हैं। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो वैदिक सभ्यता के बाद क्या आता है? महाजनपद काल। महाजनपद काल से आगे का इतिहास ऐतिहासिक काल में पढ़ा जाता है। और एक मिनट, देखिए, आपका जो प्राग ऐतिहासिक काल है ये काफ़ी प्राचीन काल है। इसमें काफ़ी पहले की बातें हैं और सबसे ज़्यादा जो कालखंड है, सबसे बड़ा टाइम पीरियड इस प्राग ऐतिहासिक काल का ही होता है। और अगर हम लोग बात करें तो इसका जो लिखित साक्ष्य की बात करें, देखिए, पहले तो हम लोग बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। तो पुरातात्विक स्रोत जो है आपका प्राग ऐतिहासिक काल में तो मिलता ही मिलता है। पुरातात्विक स्रोत प्राग ऐतिहासिक काल में मिलेगा। और सिंधु सभ्यता की बात करें यानी आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें भी आपको पुरातात्विक स्रोत देखने को मिलता है, जैसे कि मोहर और जो आप हड़प्पा स्थल ये सब देख रहे हैं, ये क्या है? पुरातात्विक स्रोत ही हैं। और ऐतिहासिक काल में भी बात करें तो मिल जाते हैं। लेकिन लिखित स्रोत की बात करें, अगर लिखित स्रोत की बात करें तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में मानव लिखना पढ़ना जानता ही नहीं था, इसलिए इसमें लिखित स्रोत हमें मिलता नहीं है। लेकिन जब सिंधु सभ्यता यानी आद्य ऐतिहासिक की बात करते हैं, वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, तो इस काल का मानव लिखना पढ़ना तो जानता था। मानव क्या करता था? लिखना पढ़ना जानता था। लेकिन इस काल के जो लिखावट है, इस काल के जो
मतलब आप देखेंगे दीवारों पर, मोहरों पर जो लिपियां अंकित की गई हैं उसे पढ़ा नहीं गया है। उसे क्या किया गया है? पढ़ा नहीं गया है। और देखिए जो आपका ऐतिहासिक काल है, इस काल का मानव जो था लिखना पढ़ना जानता था और इसने जो लिखा है उसे पढ़ा भी गया है। यानी कि इस काल की जो पुस्तकें हैं या फिर जो लिखावटें हैं, जो लिपियां थी इस काल में, उस लिपियों को आज का मानव पढ़ लिया है। लेकिन जो सिंधु सभ्यता की बात करें, यानी आद्य ऐतिहासिक काल के अगर हम लिपियों की बात करें, तो इस समय की जो लिखावट थी उसको लोग पढ़ नहीं पाए हैं, यानी उसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो अगर हम बात करेंगे आगे, देखिए इतिहास को फाइनली हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। यहाँ पे कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं। अपनी सुविधा के मतलब अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। और आगे बात करें तो इसको सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक का हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करेंगे। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल हमारा क्या है? पहला काल है। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है? पहला काल है। और इसी को क्या बोलते हैं? पाषाण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। ठीक है। अब देखिए पाषाण काल को फाइनली कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्या क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और इसके आगे चलते ही फाइनली पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन सा? तो देखिए आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक क्या आता है? आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इन 3 भागों में बांटते हैं। तो अभी हम लोग केवल किसकी बात करेंगे? पूरा पाषाण काल की। किसकी बात करेंगे हम लोग? पूरा पाषाण काल की बात करेंगे। यानी हम लोग को भी पूरा पाषाण काल पढ़ना है। चलिए देखिए पूरा पाषाण काल को हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके बारे में बता दें कि भारत में पूरा पाषाण काल युग था, वह प्लास्टोसीन काल में हिम युग में विकसित हुई। प्लास्टोसीन युग मतलब हिम युग में विकसित हुई। और भारतीय पूरा पाषाण युग को, भारत का जो पूरा पाषाण युग था, इसे मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप तथा जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर डिवाइड किया गया। यानी कि जो हम लोग पूरा पाषाण का क्लासिफिकेशन किए हैं वो किस आधार पर? तो सबसे पहले तो यूज किए जाने वाले पत्थर के औजारों, किस आधार पर? पत्थर के औजारों और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर डिवाइड किया गया है। इस काल में जो जलवायु थी अत्यधिक ठंडी थी और जो पत्थर थे वो काफ़ी बड़े किस्म के बनाए जाते थे। तो देखिए इसको 3 भागों में हमने पहले बताया कि कौन कौन से? आरंभिक या पूर्व या निम्न, इसे निम्न पूरा पाषाण काल भी बोलते हैं। फिर मध्य पूरा पाषाण काल आता है, फिर उच्च पूरा पाषाण काल आता है। और हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे हम लोग? निम्न पूरा पाषाण काल। देखिए पहले तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल की बात किए। किसकी बात किए हैं? प्राग ऐतिहासिक काल की। ठीक है। देखिए प्राग ऐतिहासिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से? देखिए आरंभिक या पूर्व या निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल और फिर उच्च पूरा पाषाण काल। और अगले स्लाइड में हम लोग बात करेंगे आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। तो चलिए बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। तो इस काल की क्या विशेषता थी, इसकी खोज से संबंधित और इसके औजार कैसे थे और इससे संबंधित प्रमुख स्थलों की भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। देखिए इस काल का अधिकांश भाग जो है वो हिम युग यानी प्लास्टोसीन युग में गुजरा है।
प्लास्टोसिन एज। तो इसका अधिकांश भाग किस युग में गुजरा है? हिम युग में गुजरा है। और फिर सर्वप्रथम 1863 में एक वैज्ञानिक हुए, यानी एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए, जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। बेसिकली इन्हें लोग बोलते हैं रॉबर्ट ब्रूस बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि मद्रास के निकट एक जगह है पल्लव रन, बेसिकली ये रन है पल्लव रन, यहाँ से इन्होंने एक हैंड एक्स की खोज किया। किसका खोज किया? एक हस्त कुल्हाड़ी की खोज किया, जिससे क्या हुआ? प्रागैतिहासिक काल के खोजों की शुरुआत हुई। इस कारण इन्हें प्रागैतिहासिक काल का, यानी प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक बोला जाता है। जबकि भारत में पुरातत्व का जनक किसे बोलता है? कनिंघम को। भारत में जो पुरातत्व का शुरुआत करने वाले थे कनिंघम थे। ये सब हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो पर जाएं और उन्हें देखें। इससे आपको इतिहास को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। और देखिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसी समय में हुआ क्या? देखिए 1863 में क्या हुआ था कि रॉबर्ट ब्रूस ने पल्लव रन से हाथ के कुल्हाड़ी की हैंड एक्स की खोज किया। और इसी के आसपास में अतिरमपक्कम एक स्थान है करके है। क्या स्थान है? अतिरमपक्कम। यहाँ पे भी एक खोज हुआ, अतिरमपक्कम। यहाँ पर भी एक खोज कर लिया गया, जिसमें ये सब कुछ प्रमुख औजार हैं। ठीक है। और इस काल का जो महत्वपूर्ण उपकरण है, इस काल के महत्वपूर्ण उपकरण की अगर हम लोग बात करेंगे तो आता है क्या? हस्तकुठार। क्या नाम आता है? हस्तकुठार। ये किस काल के हैं? निम्न पूरा पाषाण काल। किसके हैं? निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरणों की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रमुख उपकरण क्या था? हैंड एक्स। और ये कहाँ पाया गया था? पल्लव रन। कहाँ से? पल्लव रन मद्रास में है, साउथ इंडिया। बेसिकली मद्रास मतलब क्या होता है? चेन्नई बोला जाता है, उसका नया नाम चेन्नई है। विदारनी क्लीवर, खंडक या चॉपर, ये कुछ प्रमुख औजार हैं निम्न पूरा पाषाण काल के। और देखिए इस काल में क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी। अभी हम लोग उपकरण से संबंधित बात कर रहे हैं। इस काल में क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी, जो बाद में देखिए इस काल में क्रोड उपकरणों की प्रधानता थी, किंतु धीरे धीरे शल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ती गई, जो कि तकनीक विकास को दर्शाती है। अभी आपको बताते हैं क्रोड उपकरण का मतलब क्या है और शल्क उपकरणों का मतलब क्या है। देखिए मान लीजिए ये कोई पत्थर हुआ, ये क्या है? कोई पत्थर है और उसके अंदर का भाग मानते हैं कि इस रंग से हम लोग रंग देते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? उसके अंदर का भाग है मान लीजिए। देखिए ये हो गया मान लीजिए औजार। ठीक है, ये कोई मतलब ये पत्थर है उस समय का। उस समय मुख्यतः क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया जाता था। कौन सा पत्थर होता था? क्वार्टजाइट। देखिए क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग बेसिकली मानव समय करता था, और उसके साथ साथ ही बलुआ पत्थर का या लेटराइट या फिर चेलसिडनी एक पत्थर होता था, उसका भी प्रयोग होता था। अब देखिए ये मान लीजिए कोई पत्थर है जिसका उसमें प्रयोग हो रहा है, तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि क्रोड का मतलब क्या है। यहाँ पर क्रोड का मतलब क्या है और शल्क उपकरण का मतलब क्या है। क्रोड की बात करें, देखिए इसमें होता क्या था। मान लीजिए हम ये जो बाहर वाला इसकी परत है, इसको हटा देते हैं। इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं।
मान लीजिए इसको धीरे धीरे हटा दिए हम लोग, देखिए हटा रहे हैं इसको धीरे धीरे हटा के ऐसा हम लोग कर दिए, ठीक है। अभी मान लीजिए अंदर ऐसा ही है। अब देखिए ये जो नीला वाला भाग हमें मिला, अंदर वाला भाग, कैसा भाग है ये अंदर वाला भाग है, और ये क्या था हमारा, बाहर का परत था। अब जैसे ही देखिए हम लोगों ने इसको हटाया, इसको क्या किया हम लोगों ने, हटाया, धीरे धीरे हटाएंगे तो देखिए एक साफ एरिया प्राप्त होगा जो कि अंदर का भाग है। तो इस पत्थर का जो हम लोग बनाएंगे, इस पत्थर का हम लोग जो भी बनाएंगे औजार, उसे क्या बोलेंगे, क्रोड उपकरण, यानी कि ये अंदर के यानी कोर के भाग का उपकरण है, तो क्रोड बोला जाता है। लेकिन हुआ क्या, बाद में चल के ये जो इसका बाहर वाला भाग था, देखिए इसका ये जो बाहर वाला भाग था, ये जो था ना, बाद में इसी को छोड़ा कर, यानी कि इसी को छोड़ा के देखिए इन सब को छोड़ा के, यानी इसे निकाल के इस लाल वाले भाग का ही क्या होगा, औजार बनाया जाने लगा। तब इन उपकरणों को क्या बोला जाता है, शल्क उपकरण। क्या बोला जाता है, शल्क उपकरण। अब लोग तो समझ गए होंगे कि बेसिकली क्रोड उपकरण और शल्क उपकरण में क्या अंतर है। तो क्रोड का मतलब क्या होता है, अंदर वाले भाग का उपकरण, और शल्क उपकरण मतलब बाहर वाले भाग का उपकरण। यही होता है बेसिकली, और कुछ नहीं। अब देखिए निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल की हम लोग बात करेंगे। और देखिए अब हम लोग किसकी बात करेंगे, निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल। इसमें देखिए कुछ प्रमुख स्थल हैं जिसे हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला क्या है, सबसे पुराना स्थल सोहन नदी घाटी। क्या है, सोहन नदी घाटी। तो ये क्या है, बेसिकली सोहन नदी पाकिस्तान में है। सोहन नदी कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो उस नदी की घाटियों में प्रोफेसर D.N. वाडिया ने, किसने, प्रोफेसर D.N. वाडिया ने 1928 में खोज किया। किसकी, चॉपर की। किसे, चॉपर की। चॉपर मतलब क्या होता है, अब ये आपको देखिए, ये खंडक क्या है, ये जो खंडक है आप ये जो देख रहे हैं, इसकी खोज कहाँ पे हुई थी, सोहन नदी घाटी में। किस में हुआ था, सोहन नदी घाटी में। खोज किसका हुआ था, सोहन नदी घाटी में किसका खोज हुआ था, चॉपर यानी कि खंडक। तो इसके ये जो बना हुआ था बेसिकली चॉपर का बना हुआ था, इसलिए इसे क्या बोला जाता था, चॉपर चॉपिंग संस्कृति बोला जाता था, केवल उस चॉपर धातु के बने होने के कारण। और मद्रास में जानते हैं पल्लवरन की बात, तो पल्लवरन से क्या मिला था, हैंड एक्स की खोज की गई थी। किसने किया था, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, उन्हीं के द्वारा खोज किया गया था मद्रास में। और बेलन नदी घाटी, ये देखिए बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट भी है बेलन नदी घाटी। ये बेलन नदी घाटी बेसिकली कहाँ है, मिर्ज़ापुर ज़िले में है। बेलन नदी घाटी कहाँ है, मिर्ज़ापुर ज़िले में। यहाँ पर पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों काल के साक्ष्य क्रमिक रूप से पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों काल के जो पुरातात्विक स्रोत हैं, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उन सब के अवशेष पाए गए हैं। इसलिए इसे प्रमुख एक स्थल का दर्जा दिया गया है। और देखिए एक महाराष्ट्र में फेमस स्थान है जिसका नाम है निवासा। निवासा कहाँ है, महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के तट पर। और डिडवाना राजस्थान में है। पहलगांव देखिए कुछ इम्पोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले एरिया में है। पहलगांव कहाँ है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले एरिया में है। अब कुछ
प्रमुख स्थल हैं जिसको हम लोग मैप पे भी देख लेते हैं। और आगे हम लोग इस प्रमुख स्थलों को देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, पूरा पाषाणकालीन जीवन, निम्न पूरा पाषाणकालीन जीवन, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल जो मानव था, निम्न पूरा पाषाण काल का जो मानव था वो कैसे रहता था, उसकी हम लोग बात करेंगे। देखिए उससे पहले प्रमुख स्थलों को देखेंगे। देखिए सोहन नदी घाटी पाकिस्तान ये है। देखिए ये इससे बाहर का एरिया क्या है, पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। और देखिए ये सोहन नदी घाटी है, यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले हैं, चौपर यानी कि खंडक के साक्ष्य मिले हैं। ये कौन सा है, सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी। और फिर कश्मीर में क्या है, इस लद्दाख वाले एरिया में क्या है, ये लद्दाख वाला एरिया देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, पहलगांव। कौन सा एरिया है, पहलगांव। और देखिए महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के तट पर क्या है, निवासा, क्या है, निवासा। और यहाँ देखिए मद्रास में क्या है आपका, पल्लवरन, क्या है, पल्लवरन। और देखिए यूपी का जो मिर्ज़ापुर जिला है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, कुछ इधर पे है, मिर्ज़ापुर जिले का बेला नदी घाटी जो है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर तीनों काल के प्रमुख स्थल, बेला नदी घाटी में तीनों काल के प्रमुख स्थल पाए गए हैं। और राजस्थान का कौन सा एरिया है, एक मिनट, राजस्थान वाला एरिया देखिए कौन सा है, डिडवाना, बेसिकली क्या नाम है उसका, डिडवाना नाम है। राजस्थान वाला एरिया का नाम क्या है, डिडवाना, एक मिनट, डिडवाना नाम है उसका, तो आप समझ लिए होंगे। ये सब कुछ प्रमुख प्रमुख स्थल हैं। अब देखिए बात करते हैं निम्न पूरा पाषाणकालीन जीवन यापन की। किसी बात करेंगे हम लोग, निम्न पूरा पाषाणकालीन जीवन यापन की बात करें तो इस काल में मानव शिकारी जीवन व्यतीत करता था। मानव कैसा था, शिकारी था। इस काल का मानव शिकारी था और वह खाद्य संग्राहक की भूमिका में था। इस समय मानव बड़े पशुओं का शिकार करता था। कैसे पशुओं का, बड़े पशुओं का शिकार करता था, यानी कि जब बड़े पशुओं का शिकार करने जाएगा तो सामूहिक प्रयास करना आवश्यक होगा, क्योंकि मिलकर शिकार करेंगे तभी ना बड़े पशुओं को मार पाएंगे, नहीं तो अकेले तो बड़ी पशु को मार नहीं पाता मानव। इसलिए सामूहिक प्रयास क्या था, आवश्यक था, नितांत था। और इसी से धीरे धीरे चल के मानव सभ्यता का विकास होगा कि लोग मिलजुल कर एक साथ रहना पड़ेगा उन्हें, अपने बचाव के लिए और शिकार करने के भी लिए। और इस काल में जो मानव था खुले आसमान के नीचे रहता था। मानव कहाँ रहता था, खुले आसमान के नीचे तथा ऋतु के अनुसार गुफाओं या शैलाश्रयों, शैलाश्रयों का प्रयोग करता था। शैलाश्रयों मतलब बेसिकली कुछ नहीं, पहाड़ के जो गुफा टाइप बन जाते हैं उन्हीं सबको शैलाश्रय बोला जाता था। उन सभी में मानव, जैसे कि बरसात में, ठंडी में, उन सब के अंदर रहता था। और इस काल का जो मानव था कृषि और पशुपालन, ये दो चीज़ नहीं जानता था। उस काल का मानव क्या नहीं जानता था, कृषि और पशुपालन नहीं जानता था, बर्तन का निर्माण भी नहीं जानता था। ये तो जब कृषि और पशुपालन नहीं जान रहा तो बर्तन कहाँ से जानेगा। और खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था, केवल खाने वाला था, उत्पादक नहीं, क्योंकि जब कृषि नहीं जानेगा तो खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं कर पाएगा, तो वह क्या होगा, केवल उपभोक्ता होगा, यानी खाने वाला होगा, उत्पादक नहीं होगा। यानी कि इस काल में मानव क्या होता था, लगभग प्योर मांसाहारी, ठीक है। और इस काल का जो मानव था आग से तो परिचित था। मानव क्या, आग उसने देखा था अपने लाइफ में, लेकिन वह आग को प्रयोग करना नहीं जानता था, ठीक है। इस काल का मानव क्या करता था, आग को जानता था, आग से परिचित था, लेकिन वह
आग का प्रयोग कैसे होना है ये नहीं जानता था। अब बात करना है मध्य पूरा पाषाण काल, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निम्न पूरा पाषाण काल की डिस्कस करेंगे हम लोग। एक खाली स्लाइड ले लें। देखिए क्या मिल गया हमें, निम्न पूरा पाषाण काल या आरंभिक पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। इस काल की हम लोग अगर मानव की बात करें तो मानव कैसा था, मानव बेसिकली कैसा था, तो इस काल का जो मानव था वो शिकारी था, खाद्य संग्राहक था, और क्या था, वो कृषि पशुपालन नहीं जानता था, कृषि प्लस पशुपालन नहीं जानता था, और आग तो जानता था, आग जानता था किंतु प्रयोग उसे नहीं पता था। और क्या खास बात थी इस काल के मानव की, तो इस काल का जो मानव था बड़े पशुओं का शिकार करता था। कैसे करता था, बड़े पशुओं का शिकार करता था, जिससे उसे सामूहिक प्रयास की आवश्यकता हुई। सामूहिक प्रयास, अभी देखेंगे यही सामूहिक प्रयास आगे चल के सभ्यता के फलने फूलने का कारण बनेगा अभी, ठीक है। मानव की हम लोग बात कर लिए कि मानव कैसा था, और वह रहने के लिए क्या गुफाओं का प्रयोग करता था, ऋतु के अनुसार गुफाओं में रहता था इस काल का मानव, ठीक है। और अब इस काल के प्रमुख औजार बताए हैं आपको, क्या है वो तीन, मुख्यतः तीन ही मिले हैं जो ज़्यादा फेमस हैं। क्या क्या, एक तो क्या है आपका हस्त कुल्हाड़ियाँ, हस्त कुठार, क्या बोला जाता है उसे, हस्त कुल्हाड़ियाँ, हस्त कुठार। और एक क्या था, हस्त कुल्हाड़ी हो गया, और एक आपका क्लीवर आपका था, और एक आपका चॉपर। यही तीन थे बेसिकली। क्लीव, एक मिनट सॉरी, क्लीवर और क्या था, चॉपर था। क्लीवर का मतलब क्या होना है, इसका हिंदी होता है विदारनी। चॉपर का मतलब क्या होता है, खंडक, यानी कि ये सब चीरने फाड़ने के काम आते थे ये सब जो औजार थे। और प्रमुख स्थलों की भी बात कर ले हम लोग एक बार कि प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो देखिए जो निम्न पूरा पाषाण काल के सभ्यताओं से, यानी कि उस काल के जो मानव से प्रमुख स्थल मिले हैं, उसमें एक तो क्या है आपका सोहन नदी घाटी, और एक क्या है बेलन नदी घाटी, और एक प्रवरा नदी घाटी के करीब क्या है, प्रवरा नदी, प्रवरा नदी के करीब कौन सा प्रमुख स्थल है वो, तो वो स्थान जो है उसका नाम क्या है, निमासा। आपको बताए हैं पिछले स्लाइड में निमासा था, ठीक है। और देखिए अभी एक मिनट, थोड़ा हम इरेज करते हैं अभी, और कुछ प्रमुख एरिया हैं, जैसे देखिए पहलगांव, अभी बताया हमने पहलगांव,
पहलगांव और क्या, पल्लवरन। ये कुछ प्रमुख स्थल हैं उस काम से संबंधित। और एक डिडवाना है आपका राजस्थान में। क्या है? डिडवाना राजस्थान में पड़ता है बेसिकली ये एरिया। तो ये प्रमुख स्थल भी हो गए और हमने प्रमुख औजार भी देखे और उस काल के मानव का कैसा जीवन था ये भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे मध्यपूरा पाषाण काल की। किसी बात करेंगे? मध्यपूरा पाषाण काल की बात करेंगे हम लोग। देखिए, मध्यपूरा पाषाण काल जो था आपका, ये पहले इसका कोई स्थान नहीं था इतिहास में। बेसिकली पहले क्या था कि पहले इसको दो ही भागों में बांटा गया था, ठीक है। किंतु 1960 जो समय आया, इस काल में इस चरण को एक अलग स्वतंत्र चरण बनाया गया। इस चरण को क्या बनाया गया? एक स्वतंत्र चरण बनाया गया। एक मिनट थोड़ा सा इस काल को, वीडियो से काफ़ी लंबा हो रहा है तो शायद ये सब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सोच रहे हैं ये मध्यपूरा पाषाण काल ख़त्म कर दें, ठीक है। तो देखिए, 1960 से पहले इसका कोई विशेष स्थान नहीं था, लेकिन 1960 के दशक के बाद इसको एक स्वतंत्र चरण के रूप में अलग किया गया। और इसका जो प्रमुख विशेषता क्या है? इस काल में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल में परिवर्तन। क्या प्रमुख विशेषता है? कच्चे माल में परिवर्तन, यानी कि औजार बनाने वाले पत्थरों, बेसिकली वही कच्चा माल होता था कि औजार बनाने वाले पत्थर कौन कौन से होंगे, तो उस पत्थर में कुछ बदलाव आया। जैसे कि आप जानते हैं आरंभिक पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट प्रमुख कच्चा माल था, यानी प्रमुख पत्थर था जिससे जो औजार बनाए जाते थे। लेकिन इस काल में क्या हुआ कि जैस्पर, चर्ट, ये सब जो पत्थर आए, ये क्या नए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में किए गए, ठीक है। तो नया कच्चा माल कौन कौन सा हुआ? हमें जैस्पर और चर्ट, ये क्या हुए? नए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाने लगे। और इस काल की बात करें हम लोग, तो इस काल में महत्वपूर्ण तकनीकी विकास क्या मिलता है? महत्वपूर्ण तकनीकी विकास भी देखने को मिलती है, क्योंकि इस काल में क्रोड उपकरणों की तुलना में शल्क उपकरणों की प्रधानता बढ़ गई। देखिए, इसका मतलब क्या है कि तकनीकी विकास मतलब कि क्रोड की तुलना में शल्क उपकरण बढ़ गए। पहले हमने आपको बताया था कि पहले क्या होता था, जैसे कोई पत्थर है और इसके अंदर का जो भाग है, पहले इस बाहरी परत को छोड़ा के इस अंदर वाले पत्थर को यूज़ किया जाता था। लेकिन इस काल में क्या हुआ कि इस बाहर वाले पत्थर को ही यूज किया जाने लगा। यही प्रमुख विशेषता है। और इस काल के प्रमुख औजारों की बात करें तो वेधनी, खुरचनी, फलक। वेधनी, खुरचनी और फलक, ये तीन प्रमुख औजार हैं इस काल के, यानी मध्यपूरा पाषाण काल के। और ये सब किस किस काल में हम आएंगे? अभी देखिए, मध्यपूरा पाषाण काल, और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? निम्न या आरंभिक या पूर्व पूरा पाषाण काल, ये दो होंगे। इसके बाद एक और पढ़ना है उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये सब मिला के किस में आएंगे? पूरा पाषाण काल में आएंगे, ठीक है। और देखिए, फलक, जी जो फलक है, फलक बेसिकली क्या होता था? जो शल्क आप देख रहे हैं ना, इसी को बोला जाता था फलक उपकरण। इससे बने उपकरण क्या कहलाते थे? फलक उपकरण। तो इसकी अधिकता होने के कारण इस मध्यपूरा पाषाण काल के समय को फलक संस्कृति भी कहते हैं। यानी कि मध्यपूरा पाषाण काल के समय में फलकों की अधिकता होने के कारण क्या कहा गया? इसको फलक संस्कृति भी कहा जाने लगा है, ठीक है। अब देखिए, इससे प्रमुख संबंधित स्थल कौन कौन से हैं? ज़्यादातर क्या हुआ कि जहाँ निम्न पूरा पाषाण काल के स्रोत पाए गए हैं, यानी इसके स्थल जिस क्षेत्र में पाए गए हैं, ज़्यादातर वहाँ पे ही क्या पाया गया? मध्यपूरा पाषाण काल से संबंधित स्थल पाए गए हैं, ठीक है। जैसे कि इससे कुछ प्रमुख स्थल हैं उत्तर प्रदेश में। क्या प्रमुख? चकिया है, सिंगरौली है, बेसिन,
सिगरौली बेसिन है और बेलन घाटी। हमने बताया था कि बेलन घाटी से तीनों काल के साक्ष्य मिले हैं। और महाराष्ट्र का निवासा भी पिछले काल में भी मिला था। और इसी के पास में एक और जगह है चिरकी, यहाँ से भी क्या हुआ है, मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और बेलन घाटी से तो आप जानते हैं तीनों काल में मिले हैं। इसी तरह से एक फेमस जगह आता है आपका भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में है। भीमबेटका कहाँ है? एमपी में है। भीमबेटका आपका जो है एमपी में है। एमपी के रायसेन जिले में है भीमबेटका। यहाँ पर गुफा चित्रकारी से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। और उसी के पास में एक और एरिया क्या है? सोन नदी घाटी का क्षेत्र। क्या है? सोन नदी घाटी का क्षेत्र। सोन नदी का जो घाटी एरिया है उसमें कुछ साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। और राजस्थान में बात करें तो बागौन, क्या है? बागून और बिराज, कादम्बनी घाटी। बागोन, बिराज और कादम्बनी घाटी ये प्रमुख स्थल हैं। जैसे बागवान लिखा है, बागोन होना है। और देखिए गुजरात में सौराष्ट्र। देखिए गुजरात आप जानते हैं ना, गुजरात का जो ये वाला ऐसे नक्शा बनता है भारत का, तो ये जो निकला होता है, तो ये नीचे वाला एरिया क्या है? सौराष्ट्र है। और ये वाला एरिया कच्छ है। तो नीचे वाला जो एरिया है इसी को क्या बोला जाता है? सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी का जो एरिया है, इन सब में क्या पाए गए हैं? तो मध्य पूर्व पाषाण काल के स्रोत पाए गए हैं। और जो निवासा है, निवासा कहाँ है? बेसिकली महाराष्ट्र में। निवासा क्या है? महाराष्ट्र में है। तो निवासा को क्या कहा जाता है? इस संस्कृति या इस काल का प्रारूप स्थल। प्रारूप स्थल बेसिकली उसे बोला जाता है जहाँ से तीनों काल के साक्ष्य मिल जाएं। कौन कौन से काल? तो देखिए, एक तो आरंभिक, मध्य और उच्च, ये तीनों काल के सब जहाँ से साक्ष्य मिलेंगे उसे क्या घोषित कर देंगे? प्रारूप स्थल घोषित कर दिया जाता है आमतौर पे। तो पुरातत्वविद HD संकालिया ने इसे प्रारूप स्थल के रूप में चिन्हित किया है। ये देखिए है आपका भीमबेटका गुफा। आप देख पा रहे हैं कितना क्लियर ये चित्र दिख रहा है। देखिए, ये देखिए कुछ चित्रकारी है जो कि आरंभिक पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। और ये देखिए मध्य या उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। इसमें ये सब देखिए इंसान बने हुए दिख रहे हैं। ये सब भी देखिए क्या इंसान है। ठीक। तो ये क्या है? गुफा चित्रकारी। और इसमें जो है रंग की बात करें तो गहरे लाल रंग, इस गुफा चित्रकारी में गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि भीमबेटका गुफा में किस रंग की चित्रकारी प्रस्तुत की गई है? तो वहाँ पर गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे उच्च पूर्व पाषाण काल की। और इस अवस्था का विस्तार अगर हम बात करें, इस अवस्था के विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार हुआ हिमयुग की अंतिम अवस्था के साथ हुआ, जब जलवायु क्या हो गई? गर्म हो गई। यानी कि हिमयुग में क्या था? जलवायु बहुत ठंडी थी। लेकिन इस युग में उच्च पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ? जलवायु ठंडी पड़ गई। और इसके दो विशेषताएं हुई। इस काल की बेसिकली क्या है? दो प्रमुख विशेषता हैं। वो क्या है? नए चकमक उद्योग की स्थापना। क्या है वो? नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस का विकास। ये प्रमुख इसके विशेषताएं हैं। और इससे कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, देखिए, जैसे कि इस काल में पत्थर के अतिरिक्त लकड़ी व हड्डी के भी औजारों का प्रयोग होने लगा। किस काल में? उच्च पूर्व पाषाण काल में लकड़ी और हड्डी, इनसे भी बने उपकरणों का प्रयोग होने लगा। जैसे कि नक्काशी और चित्रकारी, दोनों रूपों में भी कला का विकास हुआ। और भीमबेटका गुफा आपने पिछले स्लाइड में देखा चित्रकारी। इस चित्र पर हल्के व लाल रंग की चित्र बने हैं। बेलन घाटी में लोहदा नाला एक एरिया है।
जहाँ से हड्डी निर्मित मात्र देवी की मूर्ति इस काल की इकलौती प्रतिमा है। इस काल की इकलौती प्रतिमा की बात की जाए तो हड्डी निर्मित क्या है, मात्र देवी की मूर्ति। यह मूर्ति इस काल की एकमात्र प्रतिमा है। और देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा मोबाइल मेरा डिस्चार्ज है तो इसको थोड़ा चार्ज में लगा लें। चार्ज उठाया है। अब देखिए, इस काल में अगर बात करें हम लोग तो भीमबेटका की चित्रकारी प्रमुख है और ये सब क्या है, उसके प्रमुख स्थल हैं। ये सब भी क्या है, उसके प्रमुख स्थल हैं। देखिए, जैसे कि बेलन घाटी का जो लोहदा नाला एरिया है, ये क्या है, एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से क्या मिला है हमें, हड्डी निर्मित मात्र देवी की मूर्ति, जो कि इस काल की इकलौती प्रतिमा, यानी कि इस प्रतिमा के सिवाय इस काल का कोई भी मूर्ति हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और भीमबेटका से क्या हुआ, इस काल के चित्रकारी व नक्काशी के साक्ष्य मिले हैं। आप देख पा रहे होंगे। तो अब देखिए, अगला हमारा टॉपिक आता है मध्य पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल के तीनों काल को हम लोगों ने पढ़ लिया है। पूरा पाषाण काल के तीनों काल को हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि आरंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये 3 काल थे जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, दूसरा काल, पाषाण काल का दूसरा काल, जिसे क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, लगभग 42 मिनट हो गया। तब तक गुड बाय, टेक केयर।